वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट का जूलॉजी का टॉपिक। आपकी बुक जो चल रही है वह है सेल बायोलॉजी और यूनिट आपकी जो चल रही है वह है सेकेंड। ठीक है, हम सेल बायोलॉजी के अंदर सेल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें सेल के अंदर हमने पढ़ा है कि बहुत से कोशिकांगों के बारे में पढ़ा है। विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग जो सेल में होते हैं उनका बारे से हम स्टडी कर रहे हैं। और जो आज आपका जो नया कोशिकांग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह है आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम एक कोशिकांग है जिसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। लाइसोसोम की खोज सबसे पहले जो की थी ये आपके डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की और इसका नाम भी डी डुबे ने लाइसोसोम दिया था। ठीक है, तो इसका खोजकर्ता और नामकर्ता एक ही है, डी डुबे। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की और खोज कहाँ पे की? इसने जो खोज की वो आपकी की लीवर सेल के अंदर। जो यकृत कोशिकाएं होती है, यकृत कोशिकाओं में जो ये डी डुबे है, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की और नाम भी लाइसोसोम दिया। अब ये जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ कहाँ अनुपस्थित होते हैं? यदि इसकी ऑकरेंस की बात करते हैं, उपस्थिति की बात करते हैं कि लाइसोसोम किस किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और किस किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम आपके एनिमल सेल्स के अंदर, यानी कि पहले तो बात कर लेते हैं लाइसोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में तो क्या होते हैं? एब्सेंट होते ही होते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में लगभग क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में ये सामान्यतः एनिमल सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर। लेकिन कुछ प्लांट सेल में भी क्या पाए जाते हैं? उपस्थित रहते हैं। और प्लांट सेल में उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं जो कोशिकाएं विभज्योतक टिश्यू की तरह कार्य करती है, विभज्योतकी ऊतक की तरह कार्य करती है। उन कोशिकाओं में ये लाइसोसोम पाए जाते हैं। अब लाइसोसोम का हम आकार देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं। आकार के रूप में देखिए, लाइसोसोम का यदि हम आकार देखते हैं तो लाइसोसोम सामान्यतः कैसे पाए जाते हैं? लाइसोसोम सामान्यतः गोलाकार आकृति में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लाइसोसोम के लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लाइसोसोम किस प्रकार की स्ट्रक्चर में होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से लाइसोसोम होते हैं। देखिए, जो लाइसोसोम जो आपके होते हैं, लाइसोसोम एक गोलाकार संरचना युक्त केवल इकाई मेम्ब्रेन, रॉबर्टसन के इकाई मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, जिनके चारों ओर केवल सिंगल लेयर जो मेम्ब्रेन है पाई जाती है। कैसे होते हैं? इस प्रकार से गोलाकार से एक वैक्यूल्स टाइप के होते हैं और इनमें सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है? इनकी मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन। सबसे बाहर क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन। सबसे बाहर इसे पाई जाएगी मेम्ब्रेन और इसके बीच के अंदर जो आपका पदार्थ होगा वो इसके अंदर, बीच के अंदर विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें क्या भरे होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। हाइड्रोलाइटिक का अर्थ होता है कि जल अपघटन करने वाले एंजाइम। तो सबसे वाले पहले है मेम्ब्रेन और अंदर की ओर क्या है? हाइड्रोलाइटिक है पदार्थ। इसे क्या बोलते हैं? इस अंदर बाल को डेंस डेंस ग्रेन्युलर
सबस्टेंस भी कहा जाता है। ग्रेस ग्रेनुलर सबस्टेंस यानी कि सघन कणिका में पदार्थ, सघन कणिका में पदार्थ होते इसमें क्या है, सघन कणिका में पदार्थ के रूप में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में होते हैं वो अनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, अनएक्टिव फॉर्म में। अनएक्टिव फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन के साथ ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये विशिष्ट इलेक्ट्रॉन बंध द्वारा या इलेक्ट्रॉन विद्युतकी द्वारा जुड़े रहते हैं, जिनके कारण का क्या नहीं होता है, एक्टिवेशन नहीं होता है। लेकिन जब लाइसोसोम फट जाता है तो ये क्या करेगा, ये जो एंजाइम होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि सामान्यतः जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जब लाइसोसोम के अंदर होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन लाइसोसोम फटने के बाद ये एंजाइम बाहर आते हैं और एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन आपको पता है कि मेम्ब्रेन जो होगी वो केवल एक ही प्रकार की लेयर होती है। ठीक है, एक ही प्रकार की लेयर के रूप में होती है। और मेम्ब्रेन हमेशा किसकी बनी होती है, आपको पता है कि इसमें प्रोटीन होता है और क्या होता है, लिपिड होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेन के अंदर दो प्रकार की क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन के अंदर दो प्रकार की झिल्ली होती है। ये मेम्ब्रेन जो होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है और दो प्रकार की झिल्ली होती है। जो मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की झिल्ली कैसे है, दो प्रकार की कैसे है, एक तो होती है स्टेबलाइजर मेम्ब्रेन के रूप में होती है या स्टेबलाइजर के रूप में होती है। देखिए, एक तो होती है स्टेबलाइजर के रूप में होती है, स्टेबलाइजर के रूप में होती है। और मेम्ब्रेन का दूसरा जो रूप है वो आपका क्या है, लेबीलाइजर के रूप में। एक तो आपका स्टेबलाइजर के रूप में और दूसरा क्या है, लेबीलाइजर के रूप में। यानी कि एक तो होगा आपका स्टेबलाइजर और दूसरा क्या होगा, लेबीलाइजर फॉर्म में। अब देखिए स्टेबलाइजर क्या है, स्टेबलाइजर का अर्थ होता है कि ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, ये स्टेबलाइजर कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिनके कारण ये मेम्ब्रेन स्थिर बनी रहती है ताकि ये फटे ना सके। उन पदार्थों को स्टेबलाइजर पदार्थ और जिस मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे उस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, स्टेबलाइजर मेम्ब्रेन कहेंगे। ये आपके जो पदार्थ होते हैं ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की लिपिड है। जब जिस मेम्ब्रेन में इसकी मात्रा अधिक होगी तो मेम्ब्रेन क्या बनेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्टेबलाइजर मेम्ब्रेन कहलाती है। लेबीलाइजर यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके कारण ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी स्थिरता भंग हो जाती है और मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फट जाती है, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो जो लेबीलाइजर पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं ये आपके विटामिन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ विटामिन ए, बी, के। इसके अलावा कुछ जो हार्मोन होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन और जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, जिनके कारण ये झिल्ली क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है और अनस्टेबल होने के कारण फट जाती है। इसलिए इन पदार्थों की या अणुओं की यदि मात्रा इसमें अधिक हो जाती है तो इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, लेबीलाइजर कणिका या लेबीलाइजर पदार्थ कहा जाता है। तो झिल्ली दो प्रकार की होगी, एक तो स्टेबलाइजर और दूसरी लेबीलाइजर। और झिल्ली के अंदर जो ये भरा हुआ सघन कणिका में पदार्थ होता है जिसे हम डेंस ग्रेनुलर सब्सटेंस कहते हैं, इसमें क्या भरा होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होगा और ये अनएक्टिव रूप से होगा। और जब ये फट जाएगा तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी लाइसोसोम के बारे में थोड़ी बहुत बातें। अब देखिए जो लाइसोसोम है
लाइसोसोम के अंदर आप देखते हो कि लाइसोसोम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम के अंदर क्या पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। यानी कि लाइसोसोम का प्रत्येक यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार का रूप न पाया जाकर अलग अलग प्रकार का रूप इसका पाया जाता है। अब किस किस प्रकार का रूप पाया जाता है, देखिए लाइसोसोम एक तो होता है आपका प्राइमरी लाइसोसोम होता है। क्या होता है, एक तो प्राइमरी लाइसोसोम होता है और एक जो होता है ये आपका क्या होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। एक तो प्राइमरी लाइसोसोम और एक सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, देखिए जो लाइसोसोम की ओरिजिन है या लाइसोसोम की बायोजेनेसिस है या उत्पत्ति है, वो ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं या किससे बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्नी और इसके वेसिकल्स होते हैं और यही रूपांतरित होकर यानी कि इनकी सिस्टर्नी और वेसिकल्स में जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भर जाते हैं तो ये लाइसोसोम की तरह कार्य करने लग जाते हैं। यानी कि सिस्टर्नी और वेसिकल्स किस में रूपांतरित हो जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरने के कारण ये जो बन जाते हैं ये लाइसोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बने हुए लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। ये तो था आपका प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, कैसे काम करता है, हम इसे एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम किस प्रकार से होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी कोई एक सेल है, क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये सेल है कोई, ठीक है। इस सेल में आपका ये है गोल्जी एपेटस, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। इस गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स बनती है, वेसिकल्स किसकी तरह कार्य करती है, लाइसोसोम की तरह। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा प्राइमरी लाइसोसोम, ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, ठीक है। हमें पता है कि कोशिका के अंदर बाहर से पदार्थ यदि ठोस पदार्थ अंतर्ग्रहित तो होते हैं, कोशिका के अंदर की ओर आते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहा जाता है फेगोसोम। क्या बोलते हैं इन्हें, फेगोसोम। यदि कोशिका के अंदर पदार्थ तरल रूप से आते हैं, किस रूप से आते हैं, तरल रूप से आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसे, पिनोसाइटोसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स कि पिनोसाइटोसिस या फेगोसोम के रूप में या फेगोसाइटोसिस के रूप में जो पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं, ये पदार्थ यानी इन पदार्थ का क्या होगा, लेन किया जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा इसका पाचन किया जाएगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा जब ये पाचन किया जाएगा तो उससे पहले क्या होगा कि ये जो पदार्थ जो होते हैं ये आपके जो प्राइमरी लाइसोसोम बना है, किससे बना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि से प्राइमरी लाइसोसोम। यानी कि ये जो पदार्थ अंदर आएंगे और किसके साथ जुड़ जाएंगे, इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ये फेगोसोम जो होते हैं ये भी अंदर आएंगे और अंदर आकर किसके साथ जुड़ जाएंगे, इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएंगे। अब जब ये बाहरी पदार्थ प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ते हैं तो इस प्रकार से जो बना हुआ लाइसोसोम जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो लाइसोसोम बन जाएगा जिसमें बाहरी पदार्थ भी जुड़ा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फेगोलाइसोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, क्या ये
सेकेंडरी लाइसोसोम। और इस प्रकार से बने हुए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? इस प्रकार से बने हुए सेकेंडरी लाइसोसोम को फेगोलाइसोसोम कहा जाता है। इस प्रकार से बने हुए सेकेंडरी लाइसोसोम क्या कहा जाता है? फेगोलाइसोसोम। अब स्टूडेंट देखिए, इसके अलावा लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है कि हमें पता है कि कोशिका के अंदर ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपकी क्या है? ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो कई बार लाइसोसोम क्या करता है कि जो फॉरेन बॉडी से ना जुड़कर लाइसोसोम किससे अटैच हो जाता है? कोशिका के जो पदार्थ हैं, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना है या माइटोकॉन्ड्रिया है आदि से क्या हो जाता है? संयोजित हो जाता है। ये संयोजित होता कब क्या है? हमें पता है कि जो लीवर आपकी सेल है, लीवर सेल के अंदर ये देखा गया है कि लीवर सेल का जब यानी कि इसमें लीवर सेल में जब क्या होता है? डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो नई कोशिकाएं बनती है, नई लीवर सेल बनती है, न्यू लीवर सेल बनती है। अब ये न्यू लीवर सेल यदि कोशिका में भोजन पर्याप्त मात्रा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोशिका के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ये जो नई बनने वाली कोशिकाएं ये कैसी हो जाती है? ये भूखी हो जाती है, यानी इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बाहर से जब कोई ऊर्जा के कोई भी पार्टिकल कोशिका को नहीं मिल रहे हैं तो इस कोशिका को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब ये लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम ये देखता है कि कोशिका के अंदर क्या कोई ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अंदर ऊर्जा मौजूद है। तो ये लाइसोसोम के पास कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपका लाइसोसोम क्या होगा? या तो इस माइटोकॉन्ड्रिया से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जुड़ने से क्या बन जाएगा? इनके साथ जुड़ते ही क्या बन जाएगा? इनके साथ जुड़ते ही ये आपका सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। इस प्रकार से यानी कि कोशिकांगों के साथ से बने हुए सेकेंडरी लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? ऑटोलाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोलाइसोसोम कहा जाता है। अर्थात लाइसोसोम क्या करेगा? कोशिका के कोशिकांग के साथ जुड़कर उन्हीं का क्या कर लेगा? भक्षण कर लेगा। अब जिस कोशिका में ये बैठा है उसी के कोशिकांग खा रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया भी कि जिस पेड़ पे बैठा है वही डाली काट रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अर्थात इस प्रकार लाइसोसोम अपने ही कोशिकांग खा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम आत्मघाती थैली कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि जब ये अपने ही कोशिकांग खा रहा है तो इस प्रकार के लाइसोसोम हम क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसोसोम कहा जाता है। इसके अलावा देखिए जो लाइसोसोम, अब देखिए, अब इस कोशिका के अंदर ऊर्जा आई, कोशिका ने कार्य किया। जब किसी प्रकार का कार्य होते हैं बहुत से प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं तो आपको पता है कि विशिष्ट प्रकार के अवशेषी प्रकार क्या होते हैं? अवशेषी पदार्थ, यानी कि रीशेड्यूल बॉडी का निर्माण होता है। क्या होता है? रीशेड्यूल बॉडी का निर्माण होता है, अवशेषी पदार्थ बनते हैं। और ये अवशेषी पदार्थ यानी कि कचरे के रूप में, किसके रूप में? ये अवशेषी पदार्थ कचरे के रूप में कहाँ रहते हैं? इस कोशिका में रहते हैं। तो ये जो इसका कोशिका का अवशेषी पदार्थों का भंडारण है, तो इन अवशेषी पदार्थों के भंडारण को नष्ट करके कोशिका से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो ये अवशेषी पदार्थ जो कोशिका से बाहर निकालने का काम करेंगे, वो कौन करेंगे? कि ये जो अवशेषी पदार्थ, ये जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएंगे। जब ये अवशेषी पदार्थ प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स
कि जैसे ही ये जुड़ेंगे तो ये बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम अवशेषी पदार्थों के साथ जो जुड़ने से बनता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्रिनोफेगी लाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिनोफेगी लाइसोसोम, क्रिनोफेगी लाइसोसोम। तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो गए आपके 3 प्रकार के, कौन कौन से, फेगोलाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम, क्रिनोफेगी लाइसोसोम। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कोशिका के बाहरी पदार्थ जब कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई भोज्य पदार्थ हो, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या भोज्य पदार्थ भी हो सकते हैं, अन्य रोगाणु भी हो सकते हैं। जैसे ही वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो वो किससे जुड़ जाएंगे, लाइसोसोम के साथ संयोजित हो जाएंगे, और लाइसोसोम की झिल्ली फट जाएगी और फटकर क्या होगी, उनका पाचन करने का कार्य करती है। यानी कि जो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फॉरेन बॉडी जुड़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फेगोलाइसोसोम कहा जाता है। यदि लाइसोसोम खुद के ही कोशिकाओं के साथ जुड़कर उनका पाचन करता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसोसोम कहा जाता है। और नेक्स्ट, आई मीन कि जो रेसिड्यूल बॉडी बनती है, अवशेषी जो पदार्थ बनते हैं कोशिका में, इन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी अवशेषी पदार्थ बनते हैं तो उनको भी नष्ट करना आवश्यक है या नहीं है। यदि उन अवशेषी पदार्थों के साथ कोई प्राइमरी लाइसोसोम जुड़कर उन अवशेषी पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है तो इस प्रकार से बने हुए लाइसोसोम को हम क्रिनोफेगी लाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिनोफेगी लाइसोसोम कहा जाता है। और ये क्रिनोफेगी लाइसोसोम इन अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करके कोशिका से बाहर निकालता रहता है। ये तो थी बात लाइसोसोम के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, लाइसोसोम के अंदर विशिष्ट प्रकार के एंजाइम ही होते हैं, और जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक का अर्थ होता है कि जो जल अपघटन करने वाले पदार्थ, यानी कि जल अपघटन करने वाले पदार्थ, यानी कि अणुओं में तोड़ने वाले ऐसे एंजाइम किसी पदार्थ को उसके अणुओं में तोड़ देते हैं, इस प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो इन एंजाइमों को हम क्या बोलते हैं, जल अपघटनी एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइसोसोम के अंदर विशिष्ट प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ये एंजाइम के रूप में होंगे, और एंजाइम क्या होंगे, ये लाइसोसोम के बहुत सी प्रकार के यानी लगभग 50 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जो लगभग सभी प्रकार के पदार्थों को पाचन करने की क्षमता रखते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, फॉस्फेटेज एंजाइम हो गया, लाइपेज, प्रोटीएज, यानी बहुत से प्रकार के एंजाइम। कौन कौन से, जैसे न्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज यानी प्रोटीन का पाचन करने वाले प्रोटीएज, यानी कि इस प्रकार से इसमें क्या होंगे, लगभग 50 प्रकार के, जैसे ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोटेज यानी कि ग्लूकोज का पाचन करने वाले, यानी कि लगभग इसी प्रकार के सभी पदार्थों का पाचन करने वाले एंजाइम कितने होंगे, इसमें लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये तो थी लाइसोसोम की संरचना के बारे में बात। अब हम इसकी बायोजेनेसिस या उत्पत्ति के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है कि लाइसोसोम जो होता है या तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। और हमने एक बात की थी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के जुड़ने से, यानी कि एक GERL क्षेत्र होता है, GERL रीजन होता है, इसी रीजन से क्या उत्पन्न होते हैं, ये लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम लाइसोसोम के बारे में अंतिम पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ ए लाइसोसोम। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम मुख्यतः क्या काम करता है, लाइसोसोम मुख्यतः जो पाचन का ही काम करता है। किसका काम करता है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य है किसी पदार्थ का पाचन करना, और ये पाचन के आधार पर या तो कोशिका से बाहर पाचन कर सकता है या कोशिका के अंदर पाचन कर सकता है। यदि लाइसोसोम कोशिका से बाहर फट जाता है
तो इसके एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और कोशिका से बाहर कोई भी पदार्थ है उसका क्या कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं। इस आधार पर पाचन की क्रिया के आधार पर जो लाइसोसोम के कार्य हैं, तो पहला क्या है, जो पहला जो कार्य आप देखते हो तो बाह्य कोशिका पाचन होता है या नहीं होता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी कि कोशिका के बाहर पदार्थों का पाचन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी कोशिका से बाहर एंजाइम निकल जाएगा और बाहरी पदार्थों का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। अब दूसरा प्रकार देखो, दूसरा आपका है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी कि अंतः कोशिकीय पाचन। यदि पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और उनका पाचन करता है तो इंटरसेलुलर जो पदार्थ होंगे तो क्या होगा आपका हेटेरोफेगी। हेटेरोफेगी के अंदर यानी कि हेटेरोफेगी के रूप में वही आपका फेगोलाइसोसोम यानी कि विशिष्ट प्रकार के विषम पदार्थों के जो कोशिका के बाहर के पदार्थ हैं उन्हें हेटेरोफेगी पदार्थ कहेंगे, चाहे वो फेगोसोम के रूप में हो चाहे पिनोसोम के रूप में हो, ये हेटेरोफेगी पदार्थ होते हैं तो हेटेरोफेगी के रूप में। दूसरी बात, कोशिका में ही कोशिकाओं का पाचन करेगा तो इसे क्या कहेंगे, ऑटोफेगी की क्रिया कहेंगे। यदि अन्य किसी रेसिडुअल बॉडी का पाचन करेगा तो इसे क्या कहेंगे, किरणोफेगी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिनोफेली कहेंगे, क्रिनोफेगी लाइसोसोम। तो ये आपका इंटरसेलुलर पाचन की क्रिया संपन्न करता है। अब देखिए दूसरी बात देखो, तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं, यानी कि ये विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं तो इसमें क्या होंगे, जो कुछ हार्मोन भी पाए जाते हैं, तो हार्मोन सिक्रेशंस का भी कार्य करते हैं, यानी कि हार्मोन स्त्रावण का भी ये कार्य करता है। लाइसोसोम हार्मोन स्त्रावण के भी कार्य करता है। इसके बाद देखो जो प्रजनन में भी काम आता है, यानी कि हमें पता है कि जो कीटों में या जो मेंढक में कायांतरण होता है, कायांतरण की जो क्रिया जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, यानी कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया में कायांतरण की क्रिया जो की जाती है इसी लाइसोसोम के द्वारा की जाती है। फिर और देख लेते हैं पॉइंट, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशंस के अंदर क्या काम आता है, हमें पता है कि फर्टिलाइजेशंस की क्रिया यानी कि किसे बोलते हैं कि अंडाणु के साथ या अंडाणु में किसी शुक्राणु का प्रवेश करना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और हम देखते हैं कि जो शुक्राणु का हेड होता है, शीर्ष भाग होता है, इसके ऊपर के भाग को हम एक्रोसोम कहा जाता है। और ये एक्रोसोम स्टूडेंट आपको पता होगा ये किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है। और गोल्जी बॉडी क्या बनाती है, लाइसोसोम बनाती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी में भी कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसी जो एक्रोसोम की जो गोल्जी बॉडी है ये एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम स्रावित करेगी जो इसका क्या होगा, लाइसोसोमिक एंजाइम होता है। अर्थात एक्रोसोम के द्वारा स्रावित होने वाला ये एंजाइम ये क्या करेगा, ये जो अंडाणु की जो बाहर की भित्ति है इसका लयन कर देगा, लाइटिक क्रिया कर देगा, यानी कि इसको गला देगा और जिसके कारण जो शुक्राणु होगा इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन में शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराने की क्रिया भी कौन करता है, ये भी आपका लाइसोसोम संपन्न करता है, ये भी आपका लाइसोसोम संपन्न करता है। तो ये आपके लाइसोसोम के विशिष्ट प्रकार के क्या थे, कार्य थे। और लाइसोसोम टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है, लाइसोसोम। और ये आपकी यूनिट नंबर सेकंड भी यहाँ आज समाप्त होती है। अर्थात आपकी 2 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कल हम तीसरी यूनिट की शुरुआत करेंगे।